हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड क्लास, है ना। पीछे हमने किया था टीजीटी सोशल साइंस मेल का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास जल्दी से। डिसिप्लिन 1 कर लिया था हमने, डिसिप्लिन 2 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। डैश इज़ द फर्स्ट कंट्री वेयर सोशलिज्म वॉज क्रिएटेड। पहला देश है जहाँ समाजवाद का निर्माण हुआ। तो कौन सा देश है ऐसा पहला जहाँ पे समाजवाद का निर्माण हुआ? वो है सोवियत रशिया, यानी कि सोवियत संघ, या जिसको सोवियत रूस हम कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले सोवियत संघ का सोशलिज्म जो है आया था, ठीक है। और सोशलिज्म लाने वाले कौन थे सोवियत रशिया में? सबसे पहले लेनिन थे। कौन थे? लेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ईयर पेरिस कम्यून हैपेंड, यानी कि कौन से साल में पेरिस कम्यून जो है वो उसका गठन हुआ था? तो वो हुआ था 1871 में, 1871 में पेरिस कम्यून का गठन हुआ था, ठीक है। और ये जो है किसने इसका गठन किया था? तो मार्क्स एंड इंगल ने किया था, ठीक है। किसने किया था? मार्क्स एंड इंगल्स, इसका गठन किया था, ठीक है। और इसके जरिए, पेरिस कम्यून के जरिए मार्क्स एंड इंगल जो है वो किसका शासन लाना चाहते थे? प्रोलिटेरिएट का शासन लाना चाहते थे, यानी कि मजदूर वर्ग का शासन लाना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड बाय। जो पहला इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो कार्ल मार्क्स ने इसका गठन किया था। कब किया था ये याद रखना है हमें, 1864 में इसका गठन कार्ल मार्क्स ने किया था, इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्ट है, हमें बताना है। बेनिटो मुसोलिनी, फासिज्म, अडोल्फ हिटलर। तो दोनों ही सही हैं। जो बेनिटो मुसोलिनी है वो फासिज्म से जुड़े हुए हैं और अडोल्फ हिटलर नाजिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों ही जो अवधारणाएं हैं, फासिज्म और नाजिज्म, दोनों ही एक थोड़ी बिल्कुल सिमिलर हैं, है ना। तानाशाही, निरंकुशवाद और सैन्यवाद से प्रेरित है ये दोनों की दोनों अवधारणाएं, ठीक है। जो नाजिज्म है वो उसमें रेशियल प्योरिटी की भी बात की जाती है, जिससे हमने पढ़ा है नाजिज्म जो है वो जर्मनी में आया था। अडोल्फ हिटलर ने नाजिज्म का उदय अडोल्फ हिटलर के द्वारा हुआ था। और जो नाजिज्म है जिसमें ज्यूस जो थे उनकी हत्या की गई थी, और जो प्योर आर्यन रेस थे, है ना, प्योर जर्मन आर्यन रेस थे, उनको प्रमोट किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों ही करेक्ट थे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। हु वॉज द ऑफिशियल फिलोसोफर ऑफ फासिज्म एंड डिस्क्राइब्ड इट एज अ टोटल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। किसने, कौन से दार्शनिक ने फासीवाद को ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से उसको जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया है, यानी कि जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में समझाया है? तो वो है
जियोवानी जेंटाइल जो हैं, इन्होंने फासिज्म को जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में दर्शाया है। ठीक है, ये कौन थे? तो ये एक इटली के एक फिलोसोफर थे। कहाँ के थे? इटली के फिलोसोफर थे। ठीक है, इटालियन आइडलिस्ट भी कहते हैं इनको। ठीक है, एक आइडलिस्ट थे। और ये जो फासिज्म जो था, ये किसके अगेंस्ट होता था? लिबरलिज्म के अगेंस्ट होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, विच एम्पायर वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन एंड हंगरियंस? तो कौन सा एम्पायर जो था, कौन सा साम्राज्य जो था ऑस्ट्रियन और हंगरियन के द्वारा शासन किया जाता था? तो हैब्सबर्ग जो था एम्पायर, वो ऑस्ट्रियन एंड हंगरियन के द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, हाउ मैनी ऑर्गन आर इन्वॉल्व्ड इन यूएन? तो यूनाइटेड नेशन जो है उसमें कितने ऑर्गन हैं? तो 6 ऑर्गन हैं, 6 ऑर्गन है। कौन कौन से ऑर्गन हैं? 6। जनरल असेंबली है ना, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोसोक जिसको हम कहते हैं ना, सोशल काउंसिल, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल है। और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा है यूएन सेक्रेटरीट। ठीक है, यूएन सेक्रेटरीट। ये 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, कितने देशों ने मिलकर किया था? 51 देशों ने मिलकर इसका स्थापना की थी। ठीक है, और ये 6 ऑर्गन है। और इन सब के हेडक्वार्टर भी याद रखने, तो सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है सिवाय आईसीजी के। ठीक है, न्यूयॉर्क में है सभी के, बस आईसीजी का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। कहाँ पर है? हेग, हेग नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, इन विच ईयर जर्मनी साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है ना, जर्मनी ने कब साइन की थी? तो 1919 में, 1919 में साइन की थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी उसके दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 129, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेब्ट ऑन जर्मनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो जर्मनी के ऊपर जो डेब्ट लगाए गए थे ना, प्रथम विश्व युद्ध के और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि जो भी उस पर जुर्माना लगाया गया था, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो लंदन ट्रीटी जो है, लंदन ट्रीटी 1953 एग्रीड टू सस्पेंड द पेमेंट ऑफ रिप्रेशन टिल द टू जर्मनी यूनाइटेड। सेकेंड स्टेटमेंट है, द लास्ट पेमेंट ऑफ द डेब्ट वॉज मेड बाय जर्मनी इन 2019। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है और सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो लास्ट पेमेंट ऑफ डेब्ट वाज मेड बाय जर्मनी 2019 नहीं है, 2010 है, 2010 है। ठीक है, यानी कि जो आखिरी भुगतान जो जर्मनी ने किया था वो 2010 में किया था। ठीक है, और 1953 में ये लंदन वाली जो ट्रीटी है वो हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो 2 जर्मनी जो बनाई गई थी, जो जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, तो जब तक वो एकजुट नहीं हो जाते तब तक क्षतिपूर्ति का जो भुगतान है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, तो ओनली एक है ना, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएन का एक ऑर्गन है। ठीक है, 6 ऑर्गन में से
इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्बिट्रेट्स ओनली इन वाटर डिस्प्यूट। तो क्या बोला, ओनली इन वाटर डिस्प्यूट, तो क्या सिर्फ वाटर डिस्प्यूट को ही रिसॉल्व करता है? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग है ये भी, ठीक है। और एनवायरमेंटल जुरिस्डिक्शन इज़ नॉट इंक्लूड इन द पावर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कह रहा है जो भी इन्वायरमेंटल जुरिस्डिक्शन होते हैं वो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के अंदर नहीं आते, उसके पावर के अंदर नहीं आते, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 131 द मेंटल प्ल्यूम थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो सबसे पहले मेंटल प्ल्यूम थ्योरी जो है भू प्रवार पिच्छक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो जे टूजो विल्सन ने दिया था, जे टूजो विल्सन ने, ठीक है। और इसको आगे, इसी सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया था? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने, ठीक है। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने इस सिद्धांत को और डिफाइन किया था, ठीक है। और ये मेंटल प्लूम थ्योरी होती क्या है? मेंटल प्लूम थ्योरी ये है मेंटल, जैसे कि अर्थ जो है, हमारी अर्थ के 3 वो हिस्से हैं, नहीं, पहला आता है कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट। तो मेंटल जो ये वाला मेंटल वाला हिस्सा है, इनर मेंटल जो है, यहाँ से प्लूम जिसको हम कहते हैं, जैसे कि जो लावा होता है ना वो ऊपर की ओर आता है, और जो ऊपर की ओर आता है ऐसे गुंबद आकार में बना होता है, और जो लावा है जब पिघलता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, तो वो ऊपर की ओर जो आता है लावा, गर्म लावा जो है मैग्मा है, वो ऊपर की ओर आता है, और इसी को ही मेंटल प्लूम थ्योरी का नाम दिया गया जे टूजो विल्सन के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, कौन सा स्थलीय ग्रह है, ये बताना है। तो नेपच्यून नहीं होगा, वीनस होगा, जब जुपिटर भी नहीं होगा, सैटर्न भी नहीं होगा। तो हमने पढ़ा है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना, ये सारे प्लैनेट आते हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाले जितने भी ग्रह आते हैं चारों, वो सब के सब स्थलीय टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं होते हैं। ये 4 ही हमारे जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव्स ट्रेवल विद फास्टेस्ट स्पीड थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। इनमें से कौन सा वाला जो सिस्मिक वेव है वो सबसे तेज गति से जो है सॉलिड में से गुजरता है ना, सॉलिड में से गति करता है। तो प्राइमरी वेव्स और सेकेंड सरफेस वेव दिया हुआ है। तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सबसे तेज़ी से गति करती हैं सॉलिड में से। प्राइमरी वेव 3 टाइप की वेव्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स होती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी वेव होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से ट्रैवल कर सकता है। जो सेकेंडरी वेव होती है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से, ओनली सॉलिड से ट्रैवल करता है। और जो लॉन्ग वेव जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों से ही ट्रैवल करता है। लेकिन जो प्राइमरी वेव है इसकी स्पीड जो है सबसे तेज़ होती है। इन दोनों के कंपैरिजन में प्राइमरी वेव्स की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है, ठीक है। इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। प्राइमरी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेकेंडरी वेव को ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं, और जो लॉन्ग वेव्स होती हैं उनको, लॉन्ग वेव को हम कहते हैं सरफेस वेव। तो ये जो सरफेस वेव है ये लॉन्ग वेव है, ठीक है। सरफेस वेव ही लॉन्ग वेव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 इन जियोलॉजी दोज फोल्ड्स इन विच द एंगल बिटवीन 2 लिम्स ऑफ अ फोल्ड इज एन एक्यूट एंगल आर कॉल्ड।
तो जब जो फोल्ड माउंटेन जैसे होते हैं ना, जैसे फोल्ड माउंटेन ऐसे ऐसे बनते हैं, तो उसमें जो एक्यूट एंगल जो बनता है, जो कि एक्यूट एंगल बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्लोज फोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कार्स्ट ट्रोपोग्राफी? तो कार्स्ट ट्रोपोग्राफी क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। तो कार्स्ट ट्रोपोग्राफी एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है जहाँ पे, जैसे एक ये लैंड फॉर्म है, ठीक है, और इस लैंड फॉर्म पे जो भी नदियाँ बह रही हैं ना, जो भी नदियाँ बह रही हैं, अब इस लैंड फॉर्म में कहीं कहीं पे क्या हो जाएगा, ये जो पानी आ रहा है नदी का, है ना, जो भी पानी आ रहा है, वो कहीं कहीं पे जो भी छोटे, जहाँ पे वीक होंगे ना पत्थर या जो शेल होंगे, वो वीक होंगे, वो क्या होगा, वो चट्टानें धीरे धीरे टूटेंगी वहाँ से, है ना, उनका अपर्दन होगा, है ना, अपक्षय होगा, और धीरे धीरे वहाँ से क्या होगा, पानी अंदर की ओर जाने लगेगा, और इस तरीके से ये जो पानी है वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर रास्ता अपना बना लेगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, कई सारे होल बन जाते हैं ना, श्रिंक होल बन जाएंगे, ठीक है, गड्ढे अंदर की तरफ, और गुफाएं, धीरे धीरे ये पानी अपना अंदर ही अंदर अलग रास्ता बना लेगा। तो इस तरीके से गुफा वगैरह, केव्स वगैरह भी यहाँ पर बन जाती हैं, और इसी को कार्स्ट ट्रोपोग्राफी कहते हैं। इसी लैंडफॉर्म को कार्स्ट ट्रोपोग्राफी कहा जाता है, जिसमें केव्स, श्रिंक हॉल और स्प्रिंग्स, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो पढ़ते स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है, कार्स्ट विंडो इज फॉर्म ड्यू टू कोलैप्स ऑफ अपर सरफेस ऑफ सिंक होल और डोलाइंस। ठीक लिखा है ना, कि जो कास्ट विंडो है सिंक होल या डोलाइन के ऊपर, ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। तो हाँ, ऊपर की जो सतह होती है यहाँ की, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे वो उसका फॉल होने लगता है, वो ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से ये श्रिंक होल बनते हैं। लैंडफॉर्म आर प्रोड्यूस बाय केमिकल वेदरिंग ऑफ कार्बोनेट रॉक्स। तो जो कार्बोनेट रॉक होती हैं, ठीक है, जो कार्बोनेट चट्टानें होती हैं, उनके रासायनिक अपक्षय के कारण ही ये जो भू आकृति है, जो केव्स और सिंक होल जो बनते हैं, कार्बोनेट रॉक की अपक्षय के कारण ही, अपरदन के कारण ही बनते हैं, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, अ बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज ऑफ। तो बायोस्फीयर जो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, वो किससे बनता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट पहला, दूसरा है एनर्जी कंपोनेंट। तो बायोस्फीयर होता क्या है, बायोस्फीयर जो है हमारा, उसके अंदर एटमॉस्फेयर भी आता है, लिथोस्फेयर भी आता है, और हाइड्रोस्फेयर भी आता है। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल। तो बायोस्फेयर के अंदर ये तीनों ही मंडल आते हैं, और ये जो तब जाके बायोस्फीयर बनता है। तो बायोस्फीयर के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, एनर्जी कंपोनेंट्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो दोनों ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, द टेम्परेचर जोन कॉल्ड टेम्परेट जोन एक्सटेंड बिटवीन डैश इन बोथ द हेमिस्फेयर। तो क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर जोन है, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में से डैश के बीच में विस्तृत है। तो पहले तो ये अर्थ, और अर्थ में ये इक्वेटर होता है, हमारा भूमध्य रेखा होती है। अब ये भूमध्य रेखा क्या करती है, अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांट देती है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये दक्षिणी गोलार्ध के दोनों ही तरफ टेम्परेट जोन होते हैं। ये पूरा का पूरा अर्थ 3 जोन में बटा हुआ है। पहला एक जोन जो है वो ये वाला हिस्सा, जिसको हम टोरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोरिड जोन, ठीक है। अब ये टोरिड जोन क्या होता है, जिसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। फिर उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। क्या आता है, टेम्परेट जोन, है ना, ये वाला भी और ये वाला भी टेम्परेट जोन है। ये कहाँ तक होता है, ये 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक नॉर्थ में होता है, और ये वाला भी 23 से हाफ डिग्री।
और 23 से लेके 66.5 डिग्री तक ये होता है, और यहाँ पे ये भी 66.5। तो दोनों ही हेमिस्फेयर में हम देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक टेम्परेट जोन जो है एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स होते हैं, अक्षांश होते हैं, अक्षांश रेखाएं, है ना। द टर्म मगी इन अ क्लाइमोग्राफ रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एक क्लाइमोग्राफ में मगी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्लाइमोग्राफ क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो एक ऐसा ग्राफ होता है जो अलग अलग रीजन यानी अलग अलग क्षेत्रों का क्लाइमेट को दिखाता है ना। एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें अलग अलग क्षेत्र का क्लाइमेट दिखाया गया होता है, रिप्रेजेंट किया गया होता है। तो उसके अंदर जो टर्म मगी शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है? तो जो टर्म मगी है वो बहुत हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी को दिखाता है ना, हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी को दिखाता है, जो कि किसकी वजह से होती है? वो हॉट और ह्यूमिड डे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो गर्म और आर्द्र मौसम होता है, जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उमस भरा मौसम जब होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, मगी। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, कूल एंड ड्राई नहीं होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139। 139 में क्वेश्चन में देखते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मिडल क्लाउड। अब ये मिडल क्लाउड क्या होता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे नोट भी लिखा है कि दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन एंड आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कंडीशन। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था, तो लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। तो मिडल क्लाउड पूछा है कि इनमें से कौन सा है। तो साइरस क्लाउड, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और स्ट्रेटस क्लाउड। तो तीनों, इन चारों में से कोई सा भी आंसर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। देखो होता क्या है, 3 टाइप के क्लाउड होते हैं, है ना। बादल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइरस क्लाउड, ठीक है, और दूसरा होता है एल्टो क्लाउड, और तीसरा होता है निम्बस क्लाउड। तो ये साइरस है, फिर अल्टो और निम्बस, तो ये सबसे ऊपर होता है, और ये मिडल क्लाउड होता है। अल्टो को कहते हैं मिडल क्लाउड। ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी ये आंसर दिया ही नहीं है, इसीलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। इनमें से कौन सा ग्रासलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, बाकी के ग्रासलैंड्स भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे ग्रासलैंड्स को भी यहाँ पर एक बार स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि हमें रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पंपास जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, वेल्ट्स कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट अगले क्लास में हम करेंगे डिसिप्लिन 3 के 20 क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।